ये दो आगे कर दो आराम से आगे। ऐसे दर्द के मारे जरा सा हाथ लगाती, जरा सा हिला नहीं सकती, मसाज करती है। मेरा हाथ पकड़। हाँ बस 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 मेरा हाथ पकड़। सीधी दो बेटे। हाँ सीधी हो। तरन्नुम कुछ बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? साथ किसने मारा? सही से बोलो, आराम से। डोर से इरफान ने मारा है? फरहान ने मारा है। अच्छा, कैसे मारा, कब मारा है? ऐसे मारा है? इधर देखो इधर। और किसने मारा है आपको? घर वाले ने। अच्छा, फरहान ने और उसके घर वालों ने मारा है। क्यों मारा? क्या कहते थे? बच्चे मारे। बच्चे नहीं हो रहा है इसलिए मारते थे। तो आपने कहा कि ये मेरे हाथ में है, ये खुदा के हाथ में है? तो सब कुछ किया। सब कुछ क्या है? फिर क्या हुआ? मारा। सास क्या कहती थी? बांझ कहती थी। तो आपके घर वाले नहीं आते थे आपके पास? आपको सब आते थे? बचाने आते थे आपको? तो क्या होता था फिर? मारता था। और कौन मारता था उसके साथ मिलके? फरहान मारता था। तो आप क्या करती थी उस टाइम? रोती थी। पुलिस को नहीं बुलाती थी? नहीं। क्यों? फोन नहीं तो था नहीं। फोन वोन नहीं था कुछ? नहीं। शादी कहाँ पे हुई हुई थी? सलमपुर में। आखिर हमारी बेटियां, हमारी लाडलियां कब तक लोगों के और खास तौर से उन दहेज लोभियों के, वो घटिया मानसिकता वाले ससुराल वालों के जुल्म और ज्यादतियों का शिकार होती रहेंगी? कितने अरमानों के साथ माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं, पाल पोसते हैं और उसके बाद बेटियों की शादी करते हैं, लेकिन आखिर समाज में ये सब होता क्या जा रहा है कि ऐसी लाडलियां जिनको ससुराल वाले विदा करके तो ले जाते हैं, बहुत धूमधाम से शादी की जाती है, सब कुछ होता है, दहेज दिया जाता है और जो जो डिमांड्स और मांगे होती हैं वो मनवाई जाती हैं, लेकिन अब औलाद नहीं हुई तो उसमें क्या कसूर इस बच्ची का कि जिसको उसके शौहर ने, जिसका नाम फरहान बताया गया, उसने, उसकी माँ ने और दीगर घर वालों ने मिलकर इतना मारा कि हालत उसकी खराब कर दी, बॉडी पैरालिसिस उसकी हो चुकी है। और आज भी सिहर उठती है, डर जाती है उस वक्त में कि जब कोई भी आता है तो एकदम डरने लगती है, माँ के पास लिपट जाती है, माँ को उठने नहीं देती और आंखों से आंसू आने लगते हैं। तकलीफ की शिद्दत का अंदाजा इसी बात से कीजिए कि जरा भी माँ ने पैर सीधा करने के लिए हाथ लगाया इसके पैरों को तो चिल्ला पड़ी, रोने लगी, डर गई। और इसके दर्द की वो कर्राहट आज भी इसके जहन में ताजा है, जो कुछ इसके साथ हुआ था। नाम तरन्नुम है, पुरानी दिल्ली के बारदरी इलाके में रहने वाली है। तरन्नुम की शादी 2019 नवंबर में की गई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद से ही ससुराल वालों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था, ऐसा कहना है तरन्नुम की माँ का। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि नवंबर में शादी हुई और जनवरी का महीना जब 2020 आया तो इनका कहना है बेहद बुरी तरह से मारपीट की, ठंडा पानी डाला, उस वक्त में बहुत ठंड पड़ रही थी, यहाँ तक के मोबाइल छीन के रख लिया और पंखा खोल दिया ताकि इसको बीमार हो जाए, ठंड पड़ जाए। नतीजा ये हुआ, जुल्म बढ़ता रहा। घर वालों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने जाकर के इंटरवीन किया, बातचीत की, कई मरतबा सलाह मशवरा लिया गया, आपस में इनके सुलह कराया गया, लेकिन फिर भी वो लोग बाज नहीं आए। पूरा वाकया क्या था तरन्नुम की शादी से लेकर के अब तक का, मैं इनकी माँ की, इनकी खाला और इनकी बहन की जुबानी आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हालांकि आप लोगों ने देखा कि आयशा की खुदकुशी के बाद से लेके अब तक न जाने कितनी ही आवाजें उठने लगी हैं और कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आयशा के कदम को सही बताकर ससुराल वालों के अत्याचार से वही कदम
उठाने की अब वीडियोस बना रही हैं और कह रही हैं कि हमारे साथ भी हमारे शौहर, हमारे ससुराल वाले इसी तरह का जुल्म और ज्यादतियां कर रहे हैं। मैं उन सब बहनों से कहना चाहता हूं, उन सब बेटियों से, उन सब लाडलियों से कहना चाहता हूं कि अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप देश की बेटी हैं, आप बहादुर लड़की हैं। आप उन जालिमों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ये बुज़दिलाना हरकत मत कीजिए, ये शरन हराम है। खुदकुशी करने की मत सोचिए और ना ही ऐसा कोई कदम उठाइए। अपने अंदर हिम्मत और जज्बा लेकर के आइए। ये जरूरी है कि आपका साथ कानून देगा, आपका साथ प्रशासन देगा, पुलिस देगी। नहीं दे तो आप लोग हमें बताइए, पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की, आपकी आवाज सब तक पहुंचाने की। पूछता हूं कि आखिर क्या हुआ था तरन्नुम के साथ। क्या दर्द है, किस तरह की कराहट है, सोच कर देखिए जरा। अपने जहनों को तो ताजा रखिए कि आजकल बेटियों को विदा करके लेके जाने वाले क्या इस हद तक शैतान हो सकते हैं। उनके जहन में आखिर कौन सा वो शैतान पलता है जो दूसरे की बेटी को न जाने क्या समझ लेते हैं और इस हद तक जुल्म करते हैं, इस हद तक ये हाल करते हैं कि आप देखिए कितना जहन पे बना लिया, दिमाग की रग फट गई, पैरालिसिस हो गया और आज जरा सा पैर सीधा भी अगर करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं करा पाती। माँ का रो रो कर बुरा हाल रहता है, खाला का रो कर बुरा हाल रहता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हो गई हैं। दिन रात बैठी रहती हैं इसी तरन्नुम के पास में कि जल्दी से ठीक हो जाए और फिर जिंदगी गुजर बसर कर सके। शादी बड़े अरमानों से की, लेकिन आज तरन्नुम बेड रिडन हो गई। यहाँ से गई थी तो सही गई थी 20 अगस्त की रात को। वहाँ से जाने के बाद आधे घंटे बाद फ़ोन आ गया कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई। आन के देख 4 नवंबर 2019 को इसकी शादी करी, सब जो जो उन्होंने मांगा सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी इसको टॉर्चर करते थे। बाइक मांगी बाइक दी, ऐसी मांगा ऐसी दिया, जो जो उन्होंने कहा सब कुछ दिया। हमने कहा बच्ची खुश रहेगी अपने घर में, ऐसा थोड़ी पता था कि वो लोग ऐसा करेंगे। इसने जो जो कहा फ़ोन पे इससे कहते थे कि ये लेकर आना, ये लेकर आना, ये सामान, गाड़ी बताई अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की, अपाची वो ही दिलवाई अपनी। उससे ज़्यादा इतना कर्जा हो गया, जब का कर्जा नहीं उतरा तब तक। अब इसमें लगाने के लिए कर्जा, अपना घर जो जगह थी थोड़ी बहुत वो बेची, जो चीज़ थी सोने की सब बेच दी, सब बेच के इसके ऊपर लगा दी। 5-6 लाख रुपया इसके ऊपर लग चुका, अभी 5-6 लाख शादी में लग गया। अभी वो कर्जा नहीं उतरा था, ये और कर्जा हो गया मेरे ऊपर। और अभी बच्ची मेरी ऐसी पड़ गई, मेरी न जिंदों में न मुर्दों में। ये खुश रहती तो मैं आराम से वो करती रहती कि चलो ये तसल्ली है कि बच्चे अपने घर में खुश है। इसको टॉर्चर शक करना शुरू कर दिया 3 महीने बाद ही, 4 महीने बाद की तेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अब ये तो अल्लाह ताला के हाथ में, कोई इंसानों के हाथ में थोड़ी है। नहीं, 4 महीने में कौन सा बच्चा हो जाता है? 3-4 महीने बाद ही कि तेरे को कुछ रहता नहीं है। इधर दिखा उधर दिखा, मौलानाओं में दिखा, डॉक्टरों में दिखा, सब जगह उसका लेके जा रहे थे, उसको दिखा रहे थे। जब इसे मारा तो इन्हें हमें बताया नहीं, छुपा लिया कि मेरा जैसे तैसे मेरी शादी हुई, मेरा घर बना रहे, सुधर जाएंगे, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी 2 ही महीने हुए हैं, कोई बात नहीं, ऐसा तो घर में चलता ही रहता है। इनने हमें कुछ नहीं बताया, बाद में हमें पता चली तो हमने उन्हें समझाया भी। वो आज दिन इसे टॉर्चर करता, इसे मारता पीटता, लेकिन ये हमें नहीं बताती। इनने इसके ये जो वाक़या हुआ है इसके साथ, इससे थोड़े दिन पहले इनने हमें सब कुछ बताया। फिर ये उस दिन 20 अगस्त को सुबह अच्छी खासी आई, सब बातचीत करी बैठ के, फिर गई रात को तो अच्छी खासी थी। जाने के बाद आधे घंटे बाद इसके हस्बैंड का फ़ोन आता है, अपने साले को उन्होंने फ़ोन करा कि तरन्नुम की तबीयत ख़राब हो गई है, आके देख लो। कि वो तो अभी अच्छी खासी गई थी, क्या हो गया, राजी खुशी गई है, कि आके देख लो क्या हो गया उसे। उन्होंने फ़ोन कर दिया। अब जब तबीयत ख़राब है तो उन्हें दिखाना चाहिए या यहाँ पे फ़ोन करना चाहिए उन्हें? आप पहले तो ये बताइए। मतलब डॉक्टर क्या भी लेके नहीं गए? डॉक्टर के नहीं लेके गए। उसकी तबीयत जो भी इसके साथ हुआ, अब ये तो अल्लाह जानता है और इसके ससुराल वाले जानते हैं उन्होंने इसके साथ क्या करा क्या नहीं करा। तो ये किस हालत में पाई जब यहाँ से लोग गए? तो ये बेहोश पड़ी थी, हाँ, जमीन पे बेहोश पड़ी थी। हमारे पास इसकी वीडियो ही बनी हुई है। फिर आपने पूछा उन लोगों से? हाँ, तो कह रहा है ये अपने आप ही बेहोश हो गई, अपने आप ही बेहोश हो गई। उन्होंने बोला सारी रात ऐसे ही पड़ी रही, वो लोग नीचे उतार के नहीं लाए से,
ये मेरी बहन है, इनसे चला फिरा जाता नहीं है। ये ऐसी हालत में जब ये गई रात के 3 बजे, और मेरा भांजा, वो लोग चाहते तो उतार सकते थे, इसे नीचे ला सकते थे कि अस्पताल लेके चलना है। हुआ क्या फिर इसको जब आप लोगों ने हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर्स ने क्या बताया? हम इसे वहाँ ये इसके ससुराल वाले जग प्रवेश लेके गए, वहाँ पे उन्होंने कह दिया, उन्होंने जाते ही वेंटिलेटर लगा दिया इसके मुंह में, कि वेंटिलेटर लगा दिया और आईसीयू रूम खाली नहीं है, आप इसे शिफ्ट कर दो। वहाँ पे सफदरजंग में रेफर कर दिया उन्होंने। सफदरजंग लेके पहुंचे तो सफदरजंग वालों ने कह दिया आईसीयू रूम खाली नहीं। डॉक्टर इधर से उधर रहे, हमने कहा देखो इसे यूं ही पड़ी हुई है कि आईसीयू रूम खाली नहीं है, कि अभी हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। और उन्होंने कहा अपनी मर्जी से अगर ले जाना चाहो तो कहीं और तो दिखा दो प्राइवेट। तो हम इसे विमेंस लेके गए। वहाँ डॉक्टर्स ने हाँ विमेंस में क्या बताया? विमेंस में जाके हमें पता चला, इसका सीटी स्कैन हुआ तो पता चला दिमाग की नस फट गई, इस वजह से ये पैरालाइज हो गई, दिमाग की नस फट चुकी थी इसके दिमाग की। वहां पे जाते ही इसका ऑपरेशन हुआ। उन ससुराल वालों ने इसे नहीं देखा, उनकी मर्जी भी नहीं थी कि इसे सफदरजंग से निकाला जाए। अब ये बयान देती है कुछ, आप लोगों ने मुकदमा या केस कोई करा रखा है? पुलिस में आप लोग गए, कुछ करा रखा है आपने? हमने केस करा, 3 महीनों को हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? 3 महीने हो गए केस करे हुए। इसका शौहर या ससुराल का कोई लोग मिलते हैं? कोई आता है, देखते हैं? नहीं, कोई भी नहीं आता, कोई नहीं देखता इसे। हाँ बताओ बताओ, आराम से बता, आराम से बताओ तरन्नुम, चुप होके बताओ, चुप होके बताओ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आप मुझे बताओ आराम से। पहले चुप हो जाओ, रो मत, आंसू पोछो। अफेयर था। अफेयर? अच्छा, किससे? अपनी भाभी से? आपको ये बात कैसे पता लगी? देखा मैंने। देखा था खुद? कहाँ पर? छत पे। छत पे? तो आपके जो जेठ हैं वो नहीं है क्या? वो है। और उनके बावजूद आपके शौहर से लगी हुई थी औरत? क्या देखा था आपने? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कहने लगी मैंने छत पे देखा, उन्हें एक दूसरे को किस करते हुए देखा था। इन्होंने जो ये इनके साथ ये हादसा हो उससे कुछ दिन पहले बताया था, शुरू से कुछ नहीं बताया इन्होंने। शुरू से ही अपना बर्दाश्त करती रही, समझाती रही, उन्हें एक दूसरे से बात करते रहती तो हो जाती है। मैं भी कि जैसे सुधर जाएंगे, बस यही मौके देती रही। जाके सब हमारे छोटे बड़े गए यहाँ। आपने अपने जो दामाद की बात थी जी उनके घर वालों से कही क्या? हाँ, इन्होंने कही, इन्होंने खुद ही कही कि तरन्नुम ने खुद ही बताया था उन्हें? हाँ, कि मैं नहीं चाहती कि वहाँ बैठे उठे। हाँ। तो वो कहने लगे कि तुम भाइयों को जुदा करना चाहती है, मैं भी तेरा जाना बंद करवा दूंगी तेरे घर पे। इसकी सास ने हम सबके सामने ये बात कही। अच्छा, फिर हमें बुलाया, हमारे सामने ये सब बात कही कि क्या कहते हैं, तू अगर भाइयों को जुदा करेगी। वो कहने लगी मैं भाइयों के पास मिलने के लिए मना कर रही, मैं भाई के पास बैठने के लिए नहीं मना कर रही, मैं सिर्फ भाभी के पास बैठने के लिए मना कर रही हूँ कि भाभी के पास नहीं बैठेंगे, वहाँ अकेले में नहीं जाएंगे। तो इसकी सास, जब भी उनको सबको पता था, इसकी सास को नंद को शादी से पहले सबको पता था, मगर सब इग्नोर कर रहे थे, सब ऐसे अनजान बने थे जैसे किसी को कुछ पता नहीं है। तो उस औरत के शौहर नहीं है जो इसके? हाँ। अब वो शौहर ऐसे होंगे जब तो दल्ले है क्या है, सब ऐसे ही है वहाँ पे, एक दूसरे की बीवियों के साथ सब कही है। हमारे घर वालों को बर्दाश्त नहीं, हमारी बच्ची को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसकी वजह से इसके साथ ये हादसा हुआ है। तो इसको एक तो बहुत मारा पीटा, और दूसरा इसने अपने जहन पे इतना वो बना लिया डिप्रेशन में कि ये अब तलक भी डरती है, ये नाम लेने से भी डरती है। ये बाहर बेड बिछा हुआ है इसका बेड वहाँ पे नहीं लेटती कि वो आएगा और मुझे मार देगा जान से। इसके दिल में इतना डर बैठा हुआ है, इसे इतनी बुरी तरह मारा गया, टॉर्चर करा गया कि आज इतना डरती है, इतना रोती है कि वो मुझे मार देगा, जान से खत्म कर देगा। यदि अब नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो दोबारा वो मुझे मार देगा। नहीं, आपको कोई नहीं भेज रहा तरन्नुम, अब आप यहीं रहोगी, आप अपनी माँ के पास रहोगी, आपको कोई नहीं भेज रहा। इसका इलाज वगैरह का खर्च कैसे हो रहा है सब? बस इलाज वगैरह का खर्च मैंने बताया। अब मेरी अपनी चीज बेची, दुल्हन की शादी हुई थी, लड़के की शादी करी थी इसके साथ में, दोनों बहन भाइयों की शादी करी थी, 2 ही बच्चे थे मेरे। एजमेंट मेरे उससे पहले खत्म हुआ था, 8-9 महीने पहले। उसके बाद मैंने शादी करी जैसे तैसे करके, कर्जा लेके जैसे भी करी। कुछ देवर ने इनके अब्बा नहीं है तरन्नुम? नहीं, इनके अब्बा नहीं है। आपके शौहर? जी। अच्छा, आपने तमाम उधार कर्ज करके किया था सब कुछ? कुछ बहन भाइयों ने सहारा लगाया, कुछ देवर ने, ऐसे करके मैंने इस बच्ची का शादी करी। और जो दुल्हन बहू को चीज चढ़ाई वो सब बिक गई मेरी चीज इस बच्ची के चक्कर में। इसके लिए वहाँ पे लेने गए, दूसरा ऑपरेशन हुआ, इसकी चीज वहां से लेने गए तो उन्होंने कह दिया कि नहीं यहाँ कोई चीज नहीं है, और अपने छोड़ो बड़ो। मतलब ज्वेलरी दी थी, 3 तोले का सेट दिया था मैंने इसका सोने का, वो सब भी खा गए? सब खा गए, कुछ नहीं दिया। अब बस सिर्फ वही लेने गए थे हम। हमने क्या, दूसरा ऑपरेशन हो रहा है, एक ऑपरेशन में पैसा लगा चुके हम 3 लाख रुपया, दूसरे ऑपरेशन के लिए कहाँ से लाएंगे? सरकारी में वही है कि आगे टाइम दिए जा रहे थे कि 5-6 महीने बाद होगा, और ये इसकी गले की नसें वसे सुकड़ने का डर था, इसकी वजह से हमने प्राइवेट ही करवाया इसका। आखिर कितनी तरन्नुम जैसे ही आपने देखा हालत खराब में पड़ी हुई है, किस तरह से जुल्म और ज्यादतियों का शिकार हुई,
कैसे रो रो कर इनकी मासी, माँ और ये खुद आज भी उस दर्द को नहीं भुला पाई है, याद कर रही है, सिहर जाती है, डर जाती है। कितनी तरन्नुम, कितनी आयशा, कितनी नेहा नाज, कितनी शीतल, कितनी हिना और न जाने कितनी ही गीतांजलि, अनुपमा, पूजा, कितनी आरतियां, कितनी शालिनी और न जाने कौन कौन लड़कियां हैं जो ससुराल वालों के, अपने शौहर और सास ननद वगैरह के जुल्म ज्यादतियों का शिकार होती हैं। आखिर ये कब तक? इस पर अब वक्त आ गया है विराम लगाने का, आप लोगों के उठने का, कुछ कर दिखाने का। अहमदाबाद की आयशा के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल तेजी से हो रही है। संभल के चंदौसी की रहने वाली नेहा नाज, एक नौजवान बेटी, माँ बाप की लाडली, अपने ससुराल वालों के, अपने शौहर के अत्याचार से परेशान आकर के एक वीडियो बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर बनाती है जिस तरह से आयशा ने सुसाइड से पहले बनाई थी। और नेहा नाज साफ तौर पर कह रही है कि मेरे साथ में जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए मैं लगातार आवाज उठा रही हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, कोई मेरी नहीं सुन रहा है। और अगर मैं कोई कदम उठा लूं यानी खुदकुशी कर लूं तो मेरी खुदकुशी के जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले और मेरा शौहर होगा। नेहा की ये वीडियो जो वायरल हो रही है, चाहूंगा कि एक नजर आप भी देखिए जरा। मेरा नाम नेहा नाज, मैं चंदौसी ज़िला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। नेहा से ये जरूर कहूंगा कि ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी हिम्मत को बांधे रखिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने ससुराल वालों को, आप अपने शौहर को मजा चखा सकें। अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है तो आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, आवाज उठाइए। आपके घर तक हम भी पहुंचेंगे, हमारी पूरी टीम पहुंचेगी और आपकी आवाज समाज तक पहुंचा करके आपको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। वक्त आ गया है कि खुद सुसाइड नहीं करनी है, बल्कि उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना है। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।